organs similar in function but different in structure। तो जो organs फंक्शन में सिमिलर होते हैं उसे एनालॉगस कहते हैं। सो दिस इज एन इजी MCQs। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एनालॉगस, होमोलॉगस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सो द करेक्ट आंसर इज एनालॉगस। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। भाई दोनों विंग्स का एक ही काम है और वो है फ्लाइंग। ठीक है जी। तो जो दो ऑर्गन्स फंक्शनली सिमिलर होते हैं उसे एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, और जो ऑर्गन स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं उसे होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमंस। तो जो 4 लिम्स है फ्रॉग एंड ह्यूमंस की, तो ये होमोलॉगस है क्योंकि दोनों में ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना मौजूद है। Convergent, so this is a term used for analogous, and divergent is another term used for homologous. So the correct option is analogous structure. Intrinsic factor is secreted by. So what is intrinsic factor? Intrinsic factor shortcutly हम इस तरह भी लिखते हैं IF, और intrinsic factor this is a glycoprotein. This is a glycoprotein and secreted by a parietal cell, secreted by the parietal cell of stomach। और जी इस intrinsic factor का काम क्या है? So it helps in the absorption of vitamin B12 and also protects vitamin in stomach from degradation in stomach। ठीक है जी। तो intrinsic factor is secreted by stomach। Pancreas, we know that pancreas produces pancreatic juice, and duodenum is the first part of small intestine। This is the first part of small intestine। और लिवर जो है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल। सो भाई द करेक्ट ऑप्शन है स्टमक। वेयर द ट्रेकिया लाइज इन लोकेशन टू द एसोफेगस। तो भाई 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये वेंट्रल, डॉर्सल, मीडियल एंड लेटरल ऑल आर एनाटॉमिकल टर्म्स। वेंट्रल मीन फ्रंट, डॉर्सल मीन बैक, मीडियल मीन मिडल यानी मिड, एंड लेटरल मीन साइड। तो भाई मैं अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दूँ तो लेट सपोज ये इस तरह का है। यहाँ पर जो है दिस इज एसोफेगस एंड दिस वन इज ट्रेकिया। सो ट्रेकिया लाइज वेंट्रल टू द एसोफेगस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज ए वेंट्रल। द हाई नंबर ऑफ टेस्ट इन अ सेक्रेटरी सेल। एक सेक्रेटरी सेल में किसका तादाद ज़्यादा होगा? लाइजोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडीज़ का। तो भाई लाइजोसोम, वी नो दैट लाइजोसोम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस ATP एनर्जी एंड गोल्जी बॉडीज हेल्प्स इन सिक्रीशन। तो भाई सेक्रेटरी सेल में क्या ज़्यादा होगा? तो गोल्जी बॉडीज़ का काम है सिक्रीशन करना, तो भाई इसमें गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। द नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 22, 14, 24 और 8। तो भाई 8 बोन्स तो होते हैं क्रेनियम कैविटी में, तो ये गलत है। 24 तो किसी भी ऑर्गन, 24 और रिब्स एंड 14 बोन्स होते हैं फेस में। देखते हैं जी साइंस में अकॉर्डिंग टू अनाटमी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है दिस इज कंसिडर स्कल, इसे स्कल माना जाता है। तो भाई 14 बोन्स जो है वो फेस में है, इसका हिसाब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जो आपको ज़हन नशीन करने होंगे। एक पॉइंट ये है कि भाई स्कल में यानी क्रेनियम कैविटी में टोटल है 8 बोन्स। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल,
टेम्पोरल एंड पैराइटल। और यहाँ पर एक दिस इज़ स्पिनाइड और यहाँ पर एक अंदर की तरफ होता है जिसे इथमाइड बोन कहा जाता है। तो भाई ये 8 बोन्स हो गई। टेम्पोरल और ये पैराइटल जो है ये दोनों पेयर है, तो 4 एंड 5 6 7 एंड 8 बोन्स हैं, ठीक है जी। सो क्रेनियम कैविटी में 8 बोन्स होते हैं और फेस में जो है फेस कंटेन 14 बोन्स। सो 8 एंड 14 टोटल आर 22। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो भाई इसमें ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी ईयर बोन्स इसमें शामिल नहीं है। जो इंटरनल ईयर है वहाँ पर भी 3 बोन्स मौजूद है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और पीर है तो 6 बोन है, दोनों 3 यहाँ इस कान में है, 3 यहाँ पर है, तो 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स है। तो अगर ये ऑडिटरी ऑसिकल्स इसमें काउंट किए जाएँ तो फिर ये पूरा बनेगा 28। फिर ये नंबर क्या बनेगा 28 बनेगा। अभी जी यहाँ पर 22 दिया है, मतलब है कि विदाउट ऑडिटरी ऑसिकल्स, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्कल में 22 बोन्स हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वेक्यूल, सेंट्रल वेक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक सेंट्रल वेक्यूल होता है। अगर इस वेक्यूल को मैं यहाँ से निकाल कर बाहर लिख दूँ तो भाई इस वेक्यूल का जो बैरूनी लेयर है, दिस इज़ अ मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। और इस वेक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है दिस इज़ कॉल्ड सेल सेप। तो यहाँ पर देखते हैं टोनोप्लास्ट, सेंट्रोमियर। सो भाई टोनोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रोमियर, व्हाट इज सेंट्रोमियर? So let's suppose this is a chromosome. So these are the arms or chromatids of chromosome, and the joining point of 2 chromatids is known as centromere. Cell membrane, we know that they surround the cell and non. So the correct option is tonoplast. Pair of organs having more mitochondria. यहाँ दो पेयर्स दिए हैं। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से पेयर में पाए जाते हैं? तो भाई स्टमक एंड लिवर। तो स्टमक में पर सेल 3 to 5 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड लिवर में पर सेल मोर देन 2500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अच्छा जी, मसल सेल में मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मौजूद होते हैं, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, मूवमेंट में मदद देता है, इट नीड्स मोर एनर्जी, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू मच हाई हियर। एंड स्टमक में तो 3 to 5 होते हैं। हार्ट में पर सेल 250 to 300 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लिवर में 2500। हाँ जी, लिवर में 2500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं और मसल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। तो कौन से पेयर में सबसे ज़्यादा होंगे? लिवर एंड मसल। So pair of organs having more mitochondria, the correct answer is liver and muscle. The genotypic ratio of monohybrid cross is, monohybrid cross का genotypic ratio क्या है? तो भाई let's take an example। देखते हैं एक कंट्रास्टिंग ट्रेड मैंने ले लिया टॉल एंड ड्वार्फ का, ड्वार्फ एंड टॉल। तो भाई ड्यूरिंग gametogenesis it will give T gamete and this will give small t gamete. After fertilization the new one will be tall, but this new one having 2 chromosome, तो अलग alleles capital T and small t। तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका निकालते हैं। तो भाई यहाँ पर 2 डिफरेंट किस्म के, ये तो F1 जनरेशन आ गया। अब हम इसका F1 क्रॉस करते हैं तो ये दोनों ये हेटेरोजाइगस हैं, तो उससे 4 किस्म के मुख्तलिफ गमेट बनेंगे, यानी कैपिटल T स्मॉल t। तो जब ये दोनों क्रॉस होगा इन दोनों का तो भाई ये होमोजाइगस टॉल आएगा, और जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो भाई ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस टॉल। इन दोनों का जब क्रॉस होगा द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस टॉल, और इन दोनों का जब क्रॉस होगा सो द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ।
तो यहाँ पर जी टाल पेनोटाइप तो मौजूद है और एक ड्वार्फ है, मतलब है कि इसमें 3 टाल है और एक ड्वार्फ है। तो इसका जो पेनोटिफिक रेशो है दिस इज 3:1। तो भाई जीनोटिफिक रेशो अगर हम देख रहे तो ये होमोजाइगस टाल है और ये दोनों हेट्रोजाइगस टाल है और ये जो है दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो 1 इज homozygous tall, 2 are heterozygous tall, and 1 is homozygous recessive. So the genotypic ratio is 1:2:1। यहाँ पर देख लेते हैं। सो भाई ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो है ही नहीं, ये भी गलत है ये। और 3:1 दिस इज phenotypic ratio of the monohybrid cross. The F1 generation has an individual resembles to one of his parents. The trait is, अच्छा जी, F1 जनरेशन में एक ऑफस्प्रिंग है, एक इंडिविजुअल है जो दोनों पेरेंट्स में एक से मुशाबे है, जो दोनों पेरेंट्स में एक की तरह है, मतलब है कि या तो टाल है या ड्वार्फ है। सो यहाँ पर जी बात डोमिनेंसी की जाती है। ये जो ऑफस्प्रिंग है ये भी टाल है और पेरेंट्स में अगर हम देखते तो इन दोनों में भी एक टाल है। तो यहाँ पर टालनेस का जो ट्रेट है दिस इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। सो भाई ये कौन सा ट्रेट है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है? तो नहीं भाई, दिस इज डोमिनेंट ट्रेट। ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। यानी F1 जनरेशन में एक बच्चा ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट में दोनों में से एक की तरह हो तो भाई इसे दिस विल बी ड्यू टू द डोमिनेंट ट्रेट। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ हेट्रोजाइगस ब्राउन फिग विल बी, एक हेट्रोजाइगस ब्राउन फिग के बच्चे होंगे, तमाम ब्राउन होंगे या तमाम ब्लैक होंगे, ब्राउन ब्लैक होंगे, या इनके दरमियान 50% रेशो होगा। तो भाई थोड़ा सा इसका एक क्रॉस करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, रेशो क्या आता है। तो भाई इसका हम F1 क्रॉस करते हैं। लेट्स सपोज द कैपिटल B इज फॉर ब्राउन एंड द स्मॉल b इज फॉर ब्लैक। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इट विल आल्सो गिव 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट गेमीट, कैपिटल B एंड स्मॉल b। व्हेन वी क्रॉस these two, the next offspring of brown pig will be brown होगा भाई। and if we cross this one, so the next offspring will be heterozygous brown। और अगर इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस ब्राउन। और अगर इसका करते हैं तो द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस ब्लैक। तो ब्राउन पिग के जो बच्चे होंगे न तो ऑल ब्राउन होंगे न तमाम ब्लैक होंगे, बल्कि ब्राउन और ब्लैक होंगे, ब्राउन एंड दे विल बी ब्राउन एंड ब्लैक। इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, देखिए जी गोल्जी बॉडीज की 2 एंड्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज गोल्जी बॉडी। तो जो कनकेव एंड है गोल्जी बॉडीज का दिस इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, और जो कन्वेक्स एंड है दिस इज टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसे क्या कहते हैं भाई? एंडिंग कहते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं, स्टार्टिंग कहते हैं, मैच्योरिंग कहते हैं। तो ये जो कनकेव एंड है दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, या इसे प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल फेस इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज नियर टू द सेंटर। प्रॉक्सिमल इज एन एनाटॉमिकल टर्म विच मीन्स नियर टू द सेंटर। सो भाई ये सरफेस जो है this is near to the nucleus. A nucleus, especially in animal cell, lies in the center, so that's why this is proximal end. और फॉर्मिंग फेज इसलिए कहते हैं कि जो न्यू सिस्टरनी बनती है तो न्यू सिस्टरनी यहाँ से आके डिपॉजिट हो जाती हैं और जो ओल्ड सिस्टरनी होती हैं वो इस तरफ ले जाती है। इस वजह से जो कन्वेक्स एंड है इसका, इसे मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेस, क्योंकि मैच्योर सिस्टरना यहाँ पर जमा हो जाती है और जो नई सिस्टरनी बन जाती है वो यहाँ से ऐड हो जाते हैं। सो भाई कनकेव सरफेस जो है ये गोल्जी बॉडीज का दिस इज फॉर्मिंग फेस। क्या है? फॉर्मिंग फेस है।
DNA is found in which of the following? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम। तो भाई इन चारों में तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्योंकि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो पहला जो सेल डिस्कवर हो गया वो माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के मुताबिक ये फिर सेल के अंदर जो है ये एंडोफेगोसाइटोज हो गई। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में अपना डीएनए होता है। इन चारों में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी? ओरल कैविटी से किस फूड कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो भाई फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन्स। तो भाई प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। स्टमक के एक ख़ास किस्म की एंजाइम होती है जिसे पेप्सिन कहा जाता है। ये पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है और ये स्टमक से शुरू हो जाता है। लिपिड्स डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टिन and vitamins are also digested in the intestine. So by the correct option is carbohydrate, because in oral cavity saliva contains salivary amylase enzyme, and this salivary amylase enzyme start the partial digestion of carbohydrates. So by carbohydrate का digestion oral cavity से शुरू हो जाता है। Understand? Which hormone is chemically steroid? तो सबसे पहले इंसुलिन दिया हुआ है। तो भाई इंसुलिन एज अ पेप्टाइड हार्मोन, क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। ADH एंटी डायोरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन। थायरॉक्सिन, सो थायरॉक्सिन इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन and this is secreted by the thyroid gland and it controls the metabolic rate. So the fourth one is cortisone and cortisone is a steroid hormone. तो इन चारों में ये तीनों तो पेप्टाइड हार्मोन है। कार्टिसोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। अंडरस्टूड?